Hello friends, I am Himrata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of आकलन की कसौटियाँ। तो आकलन की क्या कसौटियाँ हैं, इनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, है ना। टेक्निकल क्राइटेरिया क्या है और इनका प्रैक्टिकल क्राइटेरिया क्या है। तो फ्रेंड देखो, एक अच्छे आकलन उपकरण की कसौटियाँ का वर्णन कीजिए। कैसी इनकी कसौटियाँ हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। तो देखो, 2 टाइप्स इनकी कसौटियाँ हैं, ना, तकनीकी कसौटी और एक व्यवहारिक कसौटी। तो फ्रेंड तकनीकी कसौटी को हम टेक्निकल क्राइटेरिया कहते हैं और व्यवहारिक कसौटी को हम प्रैक्टिकल क्राइटेरिया कहते हैं। देखो फ्रेंड, तकनीकी कसौटी के अंतर्गत क्या आता है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। वही वाली बात जो फ्रेंड मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, है ना, कि देखो विश्वसनीयता क्या है ना, मानवीय गण क्या है ना, वस्तुनिष्ठता क्या है, वैधता क्या है। तो ये सब चीज मैं बता चुकी हूँ। लेकिन फ्रेंड इसमें क्या है कि कसौटी के रूप में बतानी है। तो फ्रेंड मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्या होती है विश्वसनीयता। तो एक उत्तम परीक्षण का एक महत्वपूर्ण गुण क्या है, विश्वसनीय होना चाहिए। यदि एक परीक्षण को एक ही समूह पर पुनः उन्हें प्रसारित किया जाए, किया जाए तो उनके अंकों में कोई अंतर ना हो, तो वह परीक्षण कैसा कहलाता है, विश्वसनीय कहलाता है। किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका विश्वसनीय होना है। तो बता रही हूँ मानवीकरण क्या होता है। मानवीकृत से आशय ऐसे परीक्षण से होता है जिसमें अनुभवों के आधार पर विषय वस्तु का चुनाव किया जाता हो, है ना, जिसके मानक निर्धारित हों, है ना, जिसके प्रशासन और फलांक में समरूप विधियों का प्रयोग किया गया हो। कैसी विधियों का प्रयोग किया गया हो फ्रेंड, समरूप विधियों का प्रयोग किया गया हो, तथा जिनके फलांक में सापेक्ष और वस्तुनिष्ठ विधि का प्रयोग किया गया हो। ठीक है फ्रेंड, वो आगे बता रही हूँ। वस्तुनिष्ठता, है ना, क्या होती है। एक उत्तम परीक्षण एक महत्वपूर्ण गुण उसका वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। देखो कहने का रीजन ये है कि अगर तुम सपोज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो राइट ही समझो कि जिसका आंसर राइट होगा वो राइट होगा और जिसका आंसर रॉन्ग होगा वो रॉन्ग ही होगा। परीक्षा वस्तुनिष्ठ होती कैसे होती है, वस्तुनिष्ठ होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। तब उसके प्रश्नों के उत्तरों पर अंक देते समय व्यक्तिगत मत ना हो, अर्थात उस पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव ना हो। तो कोई व्यक्ति मूल्यांकन करे तो परीक्षार्थी को सदैव उतने ही अंक मिलने चाहिए। चाहे कोई भी उनको चेक कर ले, अगर बच्चे ने उस पर राइट निशान लगाया तो फ्रेंड उसका 1 नंबर माना ही जाएगा। जिस तरीके से अंक इनमें निर्धारित किए जाते हैं फ्रेंड। बताइए फ्रेंड, वैधता, है ना, वैलिडिटी क्या होती है। यदि कोई परीक्षण उसी गुण का मापन करता है, किसका, उसी गुण का मापन करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने नाउन बनाई हो, मैं नाउन का ही टेस्ट लूं तो ये मेरी वैधता है। ठीक है, ये इसलिए तो कह रहा है यदि कोई परीक्षण उसी गुण का मापन करेगा, भाई उसी गुण की सर्च करेगा जिसके लिए उसे बनाया गया हो। ठीक है, तो इस बात का आप मीन्स अच्छे समझ गए होंगे फ्रेंड। ठीक है, तो वह परीक्षण वैध कहलाता है ना। कैसा कहलाता है, वैध कहलाता है। किसी भी परीक्षण के लिए यह अध्ययन करना आवश्यक है कि वह विश्वसनीय होने के साथ साथ वैध भी हो। अब देखो ये तो बहुत बड़ी बात है, विश्वसनीय होने के साथ साथ वैध भी हो। तो फिर आप देख रहे हो कि परीक्षण की वैधता से आशय यह है कि परीक्षण उस उद्देश्य की पूर्ति करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। तो देखो अभी फ्रेंड यहाँ पर एक बात आई थी, वो कौन सी बात थी कि विश्वसनीय होने के साथ साथ वैध हो। देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बता रही हूँ। जैसे कि मान चलो ये हमारी वॉच है ना, ये यहाँ 12 बज रहे हैं, यहाँ 3 बज रहे हैं, यहाँ 6 बज रहे हैं और यहाँ 9 बज रहे हैं। ठीक है, अगर मैं घड़ी में यहाँ 10:15 कर देती हूँ तो 10 बज रहे हैं, ये तो फ्रेंड 10 बजना क्या हमारी विश्वसनीयता है। ठीक है, लेकिन जब भी मैं देखूंगी जब 10 बज रहे होंगे तो 10:15 मेरी घड़ी का टाइम होगा, 10:15 मुझे घड़ी टाइम दिखाएगी। तो फ्रेंड विश्वसनीयता तो है उसके अंदर, लेकिन वह वैध नहीं है। कैसा है, वो वैध नहीं है। तो इसका मेन रीजन सबसे बड़ा यही है फ्रेंड। अब आगे बताती फ्रेंड मैं आपको विभेदकारता क्या होती है ना, डिस्क्रिमिनेशन। तो फ्रेंड क्या होती है विभेदकारता, डिस्क्रिमिनेशन। यदि कोई परीक्षण उच्च और निम्न योग्यता वाले छात्रों में विभेद कर सके तो यह कहा जाता है कि परीक्षण में विभेदकारता
का गुण है। यदि कोई परीक्षण उच्च और निम्न योग्यता मतलब उच्च योग्यता और निम्न योग्यता वाले छात्रों में विभेद करे, ये बच्चा इंटेलिजेंट है और ये बच्चा कैसा है, इंटेलिजेंट नहीं है, तो ऐसी चीजों को जब हम विभेद करते हैं मतलब उनके अंदर क्या निकालते हैं, हम गुण और अवगुण निकालते हैं, तो ये कैसा कहलाता है, हमारा विभेदकारता का गुण कहलाता है। विभेदकारता से हमारा आशय उस विभेद शक्ति से है जो किसी पहलू के माध्यम से दो वर्गों के अंतर कर सकता है। तो मैं आपको इसके मानक बता रही हूँ, मानक क्या होते हैं। तो देखो फ्रेंड, मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पर एक सर्कल करती हूँ। देखो फ्रेंड, मैंने सर्कल किया, इसी सर्कल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी मानक क्या होता है। मानक, ठीक है। तो मानक एक परीक्षण पर प्राप्तांक का कोई अर्थ नहीं होता। मानक एक परीक्षण पर प्राप्तांक का कोई अर्थ नहीं होता जब तक उसे सार्थक बनाने के लिए क्या बनाने के लिए फ्रेंड, जब तक उसे सार्थक बनाने के लिए न किया जाए। देखो हमारा मानक है, इसका सबसे बड़ा मीन्स यही है कि जब तक इसे हम सार्थक नहीं बनाएंगे तब तक इस मानक का कोई भी मीन्स नहीं होता है। जब विकसित किया जाता है तो उसकी अर्थपूर्ण त्रुटि क्या हो जाती, कम हो जाती। कैसे हो जाती, जैसे कोई भी एक स्टूडेंट्स है, तो फ्रेंड आप देख रहे हो जैसे कि कोई भी एक स्टूडेंट्स है, ठीक है। अब उसका क्या लिया, परीक्षण लिया, केवल एक ही स्टूडेंट का हमने क्या लिया फ्रेंड, परीक्षण लिया, और उसी के अंकों को हमने क्या कर निर्धारित कर दिया, खूब अच्छे उसको अंक दे दिए कि भाई देखो 100 में इसके 90 अंक आए, किसने आए, 90 अंक आए। 100 में कितने अंक आए फ्रेंड, 90 अंक आए, तो वो तो बहुत इंटेलिजेंट माना जाएगा। लेकिन जब भी इसका किसी के साथ टेस्ट लिया जाता है तो इसकी क्या त्रुटि उसकी कम हो जाती है। क्या होती है, उसकी त्रुटि कम हो, जो अर्थपूर्ण त्रुटि होती है, जो बताने का तरीका होता है, वो मीनिंगफुल का तरीका होता है, एक्सप्लेन का तरीका होता है, वो फ्रेंड क्या होता है, उसका कम हो जाता है। तो परीक्षण का जो प्रामाणीकरण होता है, यह परीक्षण कितना ही वैध विश्वसनीय क्यों न हो, परंतु बिना मानक का प्रमाणीकृत नहीं होता है। तो देखो मानकों का निर्देशन मानवीकरण प्रक्रिया का यह एक अवश्य अंग है। कैसा अंग है फ्रेंड, एक अवश्य अंग है, ठीक है। मानक के अभाव में परीक्षण प्राप्तांक की व्याख्या नहीं की जा सकती। मानक न केवल समूह में किसी व्यक्ति विशेष की स्थिति का ज्ञान कराते हैं, बल्कि इसके द्वारा एक व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जा सकती है। यह उत्तम मानवीकृत परीक्षण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसके मानक स्थापित होते हैं। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, वही सर्कल माध्यम मेरा चलता है हमेशा। क्या चलता है मैं आपको बता रही हूँ कि मानक, तो मानक में चैपलिन ने कहा है कि मानक का अर्थ होता है, किसका, मानक का अर्थ होता है मूल्यों का प्रसार करना। किसका, मूल्यों का प्रसार करना, मूल्यों का प्रसार करना, जिससे किसी समूह को ऐसे विशिष्ट निष्पादन की व्यक्ति है ना, इसके विरुद्ध किसी व्यक्ति की तुलना की जा सकती है। किसके विरुद्ध, इसके विरुद्ध, किसके फ्रेंड, मानक के। यहां बता देती हूँ आपको कि ननली ने बताया है कि मानकों के आधार पर, किसके आधार पर, केवल मानकों के आधार पर एक व्यक्ति के किसी परीक्षण पर प्राप्त मूल प्राप्तांक की व्याख्या की जाती है। जैसे कि प्राप्त मूल, उसका जो प्राप्तांक होता है, तो फ्रेंड उसकी व्याख्या की जाती है। मूल प्राप्तांक अपने आप में कैसे होते हैं फ्रेंड, ये निरर्थक होते हैं। ऐसे मूल प्राप्तांकों के लिए मानक एक प्रकार की कसौटी होते हैं, जिससे यह निरर्थक प्राप्तांक सार्थक बन जाता है। जो निरर्थक हमारा प्राप्तांक होता है फ्रेंड, कैसा बन जाता है, सार्थक बन जाता है। के आधार पर परीक्षण के प्राप्तांकों को प्रामाणिक अंकों परिवर्तित किया जाता है। देखो मानकों के आधार पर है ना, जो हमारी परीक्षण होता है फ्रेंड, परीक्षण के प्राप्तांकों को प्रामाणिक अंकों में परिमाणित किया जाता है, या उनको चेंज किया जाता है, या फ्रेंड उनको परिवर्तन किया जाता है। मानक प्राप्तांकों के महत्व को स्पष्ट करते हुए महोदय कहते हैं कि राष्ट्रीय मानकों की सहायता से एक देश या देश के बाहर के व्यक्तियों के मूल प्राप्तांकों की तुलना की जा सकती है। मानक एक परीक्षण की उपयोगिता के लिए आवश्यक होते हैं कि उनका उपयोग किसी समूह
और किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो देखो ये मानक हैं फ्रेंड, जब मैं वीडियो बनाऊंगी इसकी एक डिटेल से तो मैं आपको बताऊंगी। ये मानक 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आयु मानक क्या होता है, आयु के बारे में बताया जाता है। श्रेणी मानक कक्षा के बारे में बताया जाता है। शतांकित मानक क्या होता है ना। और प्रामाणिक मानक क्या होता है, प्रामाणिक मानक क्या होता है। तो ये फ्रेंड मैं आपको बाद में बताऊंगा, अंडरस्टैंड करूंगी, ठीक है। तो व्यापकता किसे कहते हैं, कंप्रहेंसिवनेस। व्यापकता से तात्पर्य है कि परीक्षण में किस प्रकार के पदों या प्रश्नों को स्थान दिया जाए कि उस पर क्षेत्र में समस्त पहलुओं का मापन कर सकें, अर्थात यह व्यवहार को विस्तृत रूप से प्रदर्शित भी कर सकें। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है कि व्यापकता से तात्पर्य है ना, कंप्रहेंसिवनेस। व्यापकता से तात्पर्य है कि परीक्षण में इस प्रकार के पदों या प्रश्नों को स्थान दिया जाता है कि वह उस क्षेत्र में समस्त पहलुओं का मापन कर सके। भाई इस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकें कि समस्त पहलुओं का मापन कर सकें, अर्थात यह व्यवहार को विस्तृत रूप से है ना प्रतिदर्श कर सके। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि परीक्षण इतना व्यापक होना चाहिए, मतलब परीक्षण हमारा इतना व्यापक होना चाहिए कि वह अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर सके। किसकी पूर्ति कर सके, लक्ष्यों की पूर्ति कर सके। और देखो फ्रेंड, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी ना, थॉर्नडाइक स्किनर है ना, और तो इसको वहां पर उद्दीपक बोल देते हैं, इसको उद्देश्य कहते हैं, उद्दीपक वहां उसका भोजन हो जाता है, ठीक है। तो वह अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सके, उसमें उन समस्त पहलुओं से संबंधित प्रश्नों को स्थान मिलना चाहिए का मापन, जिनका मापन करना है उनको स्थान मिलना चाहिए। देखो फ्रेंड, मैं आपको आगे बता रही हूँ कि उद्देश्य पूर्णता क्या होती है ना, पर्पजनेस। एक परीक्षण के उद्देश्य होते हैं। कोई सा आप परीक्षण लोगे तो फ्रेंड पहले उसके उद्देश्यों को बनाया जाएगा। किसके उद्देश्य को बनाएगा, परीक्षण के उद्देश्यों को बनाया जाएगा। विशिष्ट उद्देश्यों का निर्माण, एक परीक्षण का निर्माण करना ही उद्देश्य पूर्णता है। यदि किसी परीक्षण की प्रमुख विशेषता उसका निश्चित उद्देश्य निर्धारित करना होता है तो फ्रेंड उत्तम परीक्षण का निर्माण तब ही संभव है जब हमारे पास कोई उद्देश्य, लक्ष्य या समस्या हो, तभी तो हम अच्छे परीक्षण को निर्माण कर सकते हैं, है ना। इकोनॉमिकल, संक्षेप में एक परीक्षण को समय तथा धन की दृष्टि से है ना मितव्ययिता होना चाहिए। एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक दृष्टि में मितव्ययिता हो, प्रत्येक दृष्टि में इकोनॉमिकल हो। उसका निर्माण समय, धन और व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में व्यक्ति के लिए इकोनॉमिकल होना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही फ्रेंड जरूरी है। उत्तम परीक्षण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है यह सुगमता, कि उसका प्रशासन है ना, उसका फलांक और उसकी विवेचना सरल हो। मनोवैज्ञानिक को ऐसे परीक्षण का निर्माण करना चाहिए जिनका प्रशासन परिस्थितियों के अनुसार हो और निर्देश स्पष्ट भी हों। उपयोगिता, यूटिलिटी है ना, परीक्षण के प्रशासन में सुविधा और सरल हो तब वही उपयोगिता होगा, तो वही कैसा होगा, उपयोगी होगा। किसी भी परीक्षण की सार्थकता तभी होगी जब उसकी उपयोगिता स्पष्ट हो। भाषा, देखो भाषा कैसी होती है मैं आपको बता दूं। एक अच्छा परीक्षण वही होता है जिसकी भाषा सरल और जिस आयु वर्ग के लिए उसका निर्माण किया गया हो उस आयु वर्ग को आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। आपको आगे बता रही हूँ है ना, सक्षमता ना, एफिशिएंसी। परीक्षण की सक्षमता उसका निर्माण करने, प्रशासन करने, आकलन अंकन करने पर परीक्षण में लगने वाले समय की सीमा से है ना। तो परीक्षण की सक्षमता उसके निर्माण करने, प्रशासन करने, अंकन करने तथा परीक्षण में लगने वाले समय की सीमा से है, क्योंकि कम समय में प्रशासित और तथा अंकित किया जाने वाला परीक्षण कैसा होता है, सक्षम माना जाता है। कैसा माना था फ्रेंड, सक्षम माना जाता है। इसमें अब तो फ्रेंड्स मैं अब आपको आगे बता रही हूँ ग्राहकता, एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी एक उत्तम परीक्षण की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है, उसकी ग्राहकता।
ग्राहकता से आशय है फ्रेंड्स पूर्वक प्रशासन करना, जिनके आधार बनाकर उस परीक्षा विशेष की मानवीकरण प्रक्रिया पूरी होती है, पूरी हो सके, तो फ्रेंड उसे हम ग्राहकता कहते हैं। तो देखो फ्रेंड, जिस तरीके से मैंने आपको अभी आकलन की क्या बताई थी, कसौटियां बताई थी, तकनीकी कसौटी और क्या बताई थी फ्रेंड, मैंने आपको व्यवहारिक कसौटी। फ्रेंड, मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है तो प्लीज फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और फ्रेंड बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।